तो जनाब अभी सारी सिचुएशन में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने और इसकी हल की अगर हम बात करें तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी बहाली है। फिर आर्मी चीफ पहले ही कह चुके हैं कि इन इंतखाबात से अब मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाकर अमन व खुशहाली का सफ़र शुरू करना होगा और अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ अवाम के किए गए एतमाद का जवाब दें, क्योंकि इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की एक्सरसाइज है। तमाम सियासी क़यादत और उनके कारकुनान को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और आवाम की खिदमत करने की कोशिशों पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि मुल्क में सियासी और बिलखसूस मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा और मुआशी इस्तेहकाम के लिए फौरी तौर पर किन इकदाम की ज़रूरत है, ये सवाल लेकर मैं डॉक्टर दानिश की जानिब बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब, किस तरह से आएगा ये मुआशी इस्तेहकाम हमारा? देखिए, इलेक्शन जो होता है, जनरल इलेक्शंस, उसमें आवाम को ये इख्तियार दिया जाता है, क्योंकि किसी भी जमहूरी मुआशरे में आवाम ताकत का सरचश्मा होती हैं और आवाम अपनी राय देती है कि किस किस्म की हुकूमत बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन है और इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, पूरी दुनिया बोल रही है, पाकिस्तान हर जगह बोला जा रहा है। असल में जो मैटर है वो ये है कि क्या अभी मैं एक आपको इत्तला दूँ, मेरे पास अभी भी खबर आई है कि बंदरबाट हो रही है कि 4 वजारत आप ले लें, पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन आपको देंगे, आपको मैं स्पीकर दे दूंगा, आप हमें सदर दें। कुछ चीज़ें तो सामने आ गई हैं, बिलावल भुट्टो ने कह दिया है सामने आके, और कुछ चीज़ें अंडरग्राउंड इस वक्त आ रही हैं कि MQM को ये ऑफर की जा रही है, PMLN अपने पास ये रखना चाह रही है। ये मुफाहमत की सियासत है, ये बंदरबाट की सियासत है। ये इख्तदार के लिए जो है ना मिल के बैठे हैं। ये कौन से पाकिस्तान की मुफाहमत के लिए बैठे हैं? क्या इनको नहीं पता कि पाकिस्तान की मौशी हालात क्या है? क्या इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के इस वक्त, जिस तरह आर्मी चीफ ने इनको बताया कि क्या हालात हैं पाकिस्तान को, किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान रन कर रहा है, इंटरनेशनली पाकिस्तान कैसे देखा जा रहा है? पाकिस्तान का 1 नहीं 2 नहीं 3 बॉर्डर इस वक्त डिस्टर्ब है, पाकिस्तान की फौज इस वक्त इंगेज है, पाकिस्तान का मौशी मसला अगर मैं गिनवाने पे आऊँ, वही बात कि जी कितना कर्जा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, आपके जो है महंगाई बढ़ रही है, आपका इस वक्त जो है वो जो मौशी इस वक्त गैस की, मैं आम लफ्जों में मैं चाहूँ तो इस वक्त टेक्निकल सारे वो आपको देख सकता हूँ फिगर, मेरे सारे इस वक्त टिप पे फिगर है कि इस वक्त वर्स्ट तरीन कंडीशन है। हमने ये हुकूमत भी देखी थी माजरत के साथ, 16 महीने की हुकूमत थी, 85 की काबीना थी, और किस तरीके से इन्होंने बंदरबाट किया था वजारतों के, और किस तरीके से इन्होंने हुकूमत की थी। और कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। आप इनके उसी स्टेटमेंट को इसाक डार साहब को लेके खड़ा कर दें कि एक जगह वो ये कहते हैं कि ये फैसला होने से पहले, जब हुकूमत से पहले, कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। जितने आईनी माहिरीन है, मैं उनका नाम कोट कर देता हूँ, जनाब डॉक्टर अशफाक हसन है, डॉक्टर शाहिद हसन है, इसी तरीके से और जो दूसरे हैं पाशा है, उन्होंने कहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होता है। अब हुकूमत के बाद वाहिद जब महंगाई आगे बढ़ गई, जब खसारा आपका बढ़ गया, जब GDP का हशन नशर हो गया, जब लोग मरने लगे महंगाई से, बेरोजगारी से, इस तरीके से 8% से ज्यादा बेरोजगारी आपकी चली गई, बजट खसारा GDP का 1.6 आपका हो गया, तवानाई का बहरान है, गैस की बिजली, तो ये जो हालात वो उस वक्त थे उसमें इजाफा हुआ 16 महीने में इस कौमी हुकूमत। और हमने देखा कि मिल बैठकर इन्होंने सिर्फ बंदरबाट की और पार्लियामेंट में बैठकर वो आईनी तरमीम की जो इन सियासी लोगों को फायदा पहुंचाती थी। मुझे एक आईनी तरमीम बता दें कि जिसमें यह कहा गया हो कि अवाम के मसाइल हल किया गया हो, या मुआशी मसले पे उन चीज़ों को जिसको IMF डिक्टेट कर रही है और हमारे सब आईनी मुआशी माहिरीन ये कहते हैं कि आप इनकम टैक्स, ज़राअत के इनकम टैक्स पर टैक्स लगाएं, आप ट्रेडिंग पे टैक्स लगाएं, आप सर्विस सेक्टर पे टैक्स लगाएं, आप छोटी सनत को फैसिलिटीज दें, आप अपना खर्चा कम करें, आप जो है वो डेवलपमेंट फंड्स को एक लिमिट में करें, आप IMF के प्रोग्राम को, 8 मुआशी प्रोग्राम पाकिस्तान में आया है, तसलसल किसी में भी नहीं है। अब भी ये IMF 3 साल प्रोग्राम मांगेंगे और 3 साल प्रोग्राम तवील मुद्दती मानेंगे। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सबसे पहले है कि आपका ये इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी हमने जो 16 महीने देखे और क्रेडिबल होगी,
और इंटरनेशनल कम्युनिटी है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। और मैं क्या बता दूं, ये जो कहा जाता है ना कि जनाब बाहर जो है ना, देखिए अमेरिका अपने लिए फैसला करता है, इजराइल के लिए अलग करता है, फलस्तीन के लिए अलग करता है, पाकिस्तान के लिए अलग करता है, इंडिया के लिए अलग करता है, यूएनओ का भी यही है, अक़वामी कुव्वतों का भी है। आप पाकिस्तान है, आप अमेरिका नहीं है। और कई ऐसी मैं डिटेल में चीज आपको बता दूं जिसमें इलेक्शन खराब थे तो उन पर सैंक्शन लगी है, उनको रोका गया है। आप एक लेके बैठ जाते हैं, भाई अमेरिका को कौन चैलेंज करेगा? अमेरिका और पाकिस्तान को फर्क करें। डॉक्टर साहब आपका ठीक है, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट इस पे हवाले से आ गया, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है तो हमें बाकी पैनलिस्ट की जाने में बढ़ना होगा। एहतशाम साहब, ये अभी सियासी इस्तेहकाम अभी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे पहले अफरा तफरी मची हुई थी, अब इलेक्शंस हो गए हैं, अब कुछ बेहतरी आएगी? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है हमारा मुआशी इस्तेहकाम, कितना ज़रूरी है इस वक्त? देखिए, हम ना 22 प्रोग्राम अब ले चुके हैं IMF के, और 23वां प्रोग्राम अभी हमने लेना है, और जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ओपनली बात कह दी कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, और 6 से 8 बिलियन डॉलर में लेना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा माली साल 2023-24 में 27 बिलियन डॉलर वापस करने हैं, और पूरे अगले 3 साल का देखें 71 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। तो हमारे लिए मुश्किलात इंतहा पे हैं। वो जो अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो पहले हो चुका था, अभी फिर जो डिफ़ॉल्ट से ये बातें कर रहे हैं कि जी हमने बचाया, PDM की हुकूमत कहती रही थी, अब फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए ना, ये माज़रत के साथ ये सारी लिप सर्विस है। जितने सियासी लोग हैं, शायद एक आम आदमी जो है ना उसको ज़्यादा ख्याल आता हो कि यार मुल्क किधर जा रहा है। ये तो सही है, इस वक्त तो सारे अपनी अपनी जो है ना वो कट लेना चाह रहे हैं, अपना अपना फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और सिर्फ बताने के लिए जी बड़ी मुश्किलात है। भाई बड़ी मुश्किलात से तो 75 साल से हैं। कभी आपने मिल के बैठ के आपने कोई फ़ैसला किया है कि हमें ये ब्लेम गेम से निकलें, एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन से निकलें, और कोई किसी एक नुक्ता नज़र पे बैठ जाएं कि हमने इकॉनमी को कैसे टर्न अराउंड करना है, कैसे फिक्स करना है, अपने सियासी अमल को कैसे बेहतर करना है? तो बिल्कुल बात इसमें वज़न है कि ये नहीं चाहते। अब सवाल है कि क्या ये डूएबल है? हमने डूएबल है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। अभी आप देख लें, जो 2 दिन पहले मूडीज इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, वो तो बड़ी खौफनाक है। उन्होंने कहा कि इतने सीरियस नौयत के चैलेंजेस हैं कि शायद इनके लिए उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर ये सस्टेन बुनियादों पे, कंटिन्यूटी की बुनियाद पे ये अगर कुछ कर लेंगे, और फिर SIFC का जिक्र किया जा रहा है, जिसको PML ने अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया है। अभी देखें, मुख्तदरा इन सारी सियासी जमातों पे अब एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। इस पॉइंट में मैं बहुत सारे इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। कभी आप देख लें, बानी PTI आमना वो क्या कहते थे कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने 10 बरस में जो है ना 11.5 बिलियन रुपीस का कर्जा लिया, 11,000 अरब का कर्जा लिया। लेकिन ख़ुद आप देख लें, 3.5 साल में उन्होंने 10 साल में लिया, बानी PTI ने 3.5 साल में 12,500 अरब का कर्जा लिया। तो ये सारे कहने के लिए कुछ और है। और माजरत के साथ जब वो जा रहे थे, हुकूमत से जा रहे थे, जाते जाते वो उन्होंने बारूदी सुरंग जो बिछाई थी, बिजली के रेट और गैस के रेट कम करके चले गए थे, जिस पे IMF ने नाराज़ होकर प्रोग्राम भी रोक दिया था। तो अभी तो हमारे पास सामना सवाल एक ही है, हम बिल्कुल हमारे पास जिसको कहते हैं कुशन नहीं है फॉल बैक करने के लिए। IMF के प्रोग्राम में जाना है, सख्त फैसले होना, आज ही बिजली की बढ़ाने की फिर बात। चलें सर, आपका ओपिनियन आ गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो हम देख रहे थे ना उस वक्त में GDP ग्रोथ के बारे में भी बात हो रही थी, और उस वक्त में कितना कर्जा चुका दिया गया था वो भी आपको फिगर यहाँ पे कोट करने चाहिए थे। जाहिर शाह शराजी साहब, ये सारी सिचुएशन अब हमने आगे बढ़ना कैसे है? सियासतदान क्या बढ़ेंगे, अब रास्ता लेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल मैं बता देता हूँ जी जी नहीं, अब एहतशाम साहब वक्त बहुत कम है, हमें क्लोजिंग की जानिब जाना है, और हमें अपने 2 पैनलिस्ट पड़े हुए हैं। 22 बिलियन डॉलर हमने वापस किया है। चलिए, अभी ये एहतशाम साहब बड़ी बहस लंबी हो जाएगी, इससे अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट का राय जान लेते हैं। जी जी, आपका एक्सपोर्ट टारगेट 0.17 बिलियन था, वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मुल्क के अंदर अगर स्टेबिलिटी आएगी तो 2024 में ये 2.6 तक जाएगा, और 25 में ये 5.8 तक शायद जाए। ये इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स है उनके ये प्रोपोर्शन थी। दूसरा जो एहतशाम साहब बात कर रहे थे ना कि पिछलों ने 10 साल में इतना कर्जा लिया, वो 3 साल में इतना हुआ, तो आपने बताया कि उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, अब कितना है। एक तो ये बड़ी आम चीज है। दूसरा एक चीज है कि आप अगर भीख के ऊपर ही चल रहे हैं, आपका निजाम भीख के ऊपर चल रहा है, आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिसमें डिफेंस बजट भी शामिल है उसको भी कट लगना चाहिए। आपके ओवरऑल जो सैलरी स्लैब है वो कितना, आपका हर बजट का तकरीबन 60% जो आपके सैलरीज का चला जाता है नॉन डेवलपमेंट बजट है। आप बेशक हाइपोथेटिकेट करते रहे कि जी आपका जो है ना इस साल का ADP और बजट कितने, लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम कितने होते हैं। दूसरा देखें,
इस वक्त आपके पास जो SIFC का बेशक वो एक नेशनल बॉडी होगी जिसके अंदर काम करना होगा, लेकिन जो सूरत हाल है, क्या चाइनीज आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं? उनका एक बहुत बड़ा BRI या जो गवादर के साथ प्रोजेक्ट है आपका जो CPEC का BRI प्रोजेक्ट है, वो उनके ऊपर उनको अनसर्टेनिटी है कि अगर अनस्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा? तो कौन इस हालात के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा? क्या आप अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को? बड़ा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में ये चैलेंजेस अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका ना तो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर सेफ है, ना आपके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात इतने बेहतर है, तो एक अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट हुई है। इसके लिए आप देखिए, मेरे ख्याल में जब मिलजुल के बात करते हैं तो आपने अपने रूट कॉजेज को देखना होगा, आपने अपने बेसिक प्रॉब्लम को देखना होगा कि आप ये तमाम चीजें IMF से लोन अपनी आयाशियों के लिए लेके आएंगे कि आप कोई सॉलिड प्रोजेक्ट लेके जाएंगे। दूसरा टैक्स जो नेट है, टैक्स नेट, वो कभी IMF ने आपको ये रिकमेंड नहीं किया कि आप जो है गरीब तबके के ऊपर टैक्स लगाते रहे। चले, सही है, बिल्कुल IMF ने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल गरीब के ऊपर टैक्स लगाए, अमीर के ऊपर टैक्स लगाने के लिए कहा। अभी मार्च 2024 को गैस पाइपलाइन पर $18 बिलियन देना है पाकिस्तान को, ईरान को। चले, कैन यू इमेजिन? लगारी साहब का टेक नहीं, मेरे ख्याल में मेरे टेक के लिए वक्त नहीं बचा है। नहीं, मैं अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए फिर देना पड़ेगा $18 से $23 बिलियन का जाना। जी चले, लगारी साहब से हम माजरत करते हैं क्योंकि क्लोजिंग का वक्त आ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।